हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजेदार है, इसे अच्छे से समझना। देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस रहे हैं वो वॉर्स और पीस पर बेस्ड रहे हैं। मतलब कि लड़ाइयां भी हुई है, शांति के लिए प्रयास भी किए गए हैं। तो हमने देखा कि जब देश आजाद होता है तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर क्या होता है, पहली जो लड़ाई हमें देखने को मिलती है, पहला जो कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा प्लेस कर दिया था और तभी से कश्मीर जो है तो एक तरह से मैटर जो है वो फंसा हुआ है वहां पे। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 65 में वॉर होता है। 65 में वॉर होता है, फिर ताशकंद एग्रीमेंट के बाद में पीस स्टैब्लिश की जाती है। अब हम आते हैं 71 वाले टाइम पीरियड में। अच्छा, 71 में क्या लिखा है? बांग्लादेश वॉर लिखा है। लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान के साथ हुई थी, फिर बांग्लादेश वॉर क्यों लिखा है? तो देखो, लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी, लेकिन 71 के पहले क्या था? दो पाकिस्तान थे, मतलब एक वेस्ट और एक ईस्ट। और 71 की लड़ाई के बाद में ये ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बनता है। तो आज जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान है। अब देखो, यहाँ पे चीजों का रिपीटेशन है। कैसे? तो बुक 1 में जो चैप्टर 5 है आपका, ठीक है, जहां पे हमने साउथ एशिया इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करी है, तो वहां पे हमने पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन और किस तरह से जो बांग्लादेश वाला एंगल है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं बुक 1 में। ठीक है, अब यहां आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन रहे हैं उसमें जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है, ठीक है, तो वो इन सारे इवेंट से कहीं ना कहीं गाइडेड है। ठीक, 71 का जो वॉर था, ठीक है, 1971 की ये जो लड़ाई थी, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा घाव रही है। देखो, पाकिस्तान के लिए घाव रही है, बांग्लादेश के लिए क्या रहा है? उपहार रहा है, एक तरह से गिफ्ट रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश उसी के बाद इमर्ज हुआ है। ठीक, पूरी कहानी समझेंगे। इनफैक्ट आप देखोगे तो पूरा बैकग्राउंड जो है आप बुक 1 के चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो, फिर भी यहां पे हम थोड़ा सा और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। अब देखो, 1947 में आजादी मिली थी इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, और उस आजादी के बाद में जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंडिया में हुआ था, कब हो गया था? 1952 में। तो ये दर्शाता है कि इंडिया का डेमोक्रेटिक टिल्टेशन है। लेकिन वही हम बात करते हैं किसकी? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में पहली बार जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ वो कब हुआ? 1970 में। 23 सालों तक तो इलेक्शन नहीं करवा पाए थे, जैसे तैसे इलेक्शन करवाया। तो उसका रिजल्ट क्या आता है? द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट। ठीक है, स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब क्या है कि जो परिणाम आए ना चुनाव के, तो वो चुनाव के परिणाम ही अपने आप में दर्शा रहे थे कि देश जो पाकिस्तान ईस्ट में था और वेस्ट में था, वो पाकिस्तान एक साथ एकजुट रह ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखेंगे तो वेस्ट में जो पार्टी जीती, वो कौन सी पार्टी जीतती है? तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था हमने। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, उनकी पार्टी जो है इमर्ज्ड अ विनर इन वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आती है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की जो बात करोगे, जो आज बांग्लादेश है, तो वहां पे अवामी लीग जो है, ठीक है, जो आज शेख हसीना की पार्टी है, ठीक है, तो शेख हसीना के जो पिताजी थे, क्या नाम था उनका? लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, स्वेफ्ट थ्रू ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की डोमिनेंस, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की डोमिनेंस। अब देखो चीजें कैसे बिगड़ती है। यहां पे चीजें ऐसे बिगड़ती है कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे, तो मैंने आपको बताया कि पहले जो मिलिट्री रूल भी रहा है पाकिस्तान में, तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करते थे, कल्चरली भी, पॉलिटिकली भी। लेकिन यहां पे बदलाव यह आता है कि पॉलिटिकली जो सीट्स रहती ना, जनरल इलेक्शन में जो सीट थी, तो ज्यादा मेजोरिटी ऑफ सीट्स कहां थी? ईस्ट पाकिस्तान में थी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में आप जिसको कहते हो पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण यहां पे सीट्स ज्यादा थी, और उसी के चलते क्या है कि ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया, तो इससे ये क्लियर हो गया था कि अब जो गवर्नमेंट बनेगी वो ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स के द्वारा, अवामी लीग के द्वारा बनाई जाएगी, जो कि वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ठीक है, और इसी के चलते क्या होता है? इसी के चलते सारे इवेंट्स फॉलो होते हैं। कैसे? तो वर्डिक्ट था जनरल इलेक्शन 1970 का। 1970 का जो परिणाम निकल के आया चुनाव का, तो उसमें क्या होता है? ईस्ट पाकिस्तान के लोग, मतलब आज जो बांग्लादेश है, वहां पे बंगाली कल्चर डोमिनेट करता है। तो the Bengali population of East Pakistan had voted to protest against the years of being treated as second class citizens by the rulers based in West Pakistan। पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि जो इंडिया के यहां पे आपको आज बांग्लादेश देखने को मिल रहा है और यहां ये जो पाकिस्तान है, तो आजादी के समय कैसा था? ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था।
अब कहने को तो दो पॉलिटिकल एंटिटी थी, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा था? डोमिनेट कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। और जो चुनाव के परिणाम निकल के आए ना, तो उसका सीधा सा संकेत यह था कि वेस्ट पाकिस्तान का अत्याचार सहते सहते ईस्ट पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके थे, और उन्होंने उस बंगाली पॉपुलेशन ने, ठीक है, बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान had voted to protest against the years of being treated as second class citizen। ठीक है, तो उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसे खत्म करते उन्होंने अपने ईस्ट पाकिस्तान की जो पार्टी थी अवामी लीग, अपने ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, ठीक है, कह सकते हैं कि फादर ऑफ बांग्लादेश भी कंसीडर किया जाता है किन्हें? मुजीबुर रहमान को। जिस तरह से हम गांधी जी को रिस्पेक्ट देते हैं, उस तरह से ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो आज का बांग्लादेश है, बांग्लादेश के लोग मुजीबुर रहमान को मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि वो वर्डिक्ट जो आया जनरल इलेक्शन का, उससे क्लियर था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। द पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट। लेकिन दिखती बात है ना कि पावर जो होती, पावर अपने हाथ में से कोई नहीं छोड़ना चाहता है। वही वेस्ट पाकिस्तान का भी कहना था कि वेस्ट पाकिस्तान के लीडर जो थे चुनाव जरूर हार गए होंगे, और उनके लिए तो ऐसा था कि हाँ, हमारे तो चुनाव मायने नहीं रखते हैं, बार बार मिलिट्री रूल आ जाता। तो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स इस कह सकते हैं कि हार को, शर्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने इस इलेक्शन वर्डिक्ट को क्या कर दिया, एक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है, नकार दिया। ठीक, नॉर वर दे रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर अ फेडरेशन। अब देखो अवामी लीग क्या चाह रही थी पता है? अवामी लीग जो ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी में आई थी, अवामी लीग ये चाह रही थी कि एक प्रॉपर फेडरेशन बने। ठीक है, मुजीबुर रहमान ने कुछ पॉइंट्स प्रपोज किए थे, जिसके चलते वो कह रहे थे क्या कि आप प्रॉपर इलेक्शंस करवाएंगे, जो ईस्ट पाकिस्तान है वहां का जो कल्चर है, वहां की जो लैंग्वेज है, उसके ऊपर उर्दू डोमिनेट नहीं की जाएगी। तो ये उनके पॉइंट्स थे। ठीक है, तो अब क्या है, ना तो अवामी लीग की बात सुनी जा रही थी, ना ही इलेक्शन के वर्डिक्ट को माना जा रहा था। और इस सिचुएशन में क्या होता है, इंस्टेड देखो ये तो क्या है, आप पहली बात तो इलेक्टोरल वर्डिक्ट को नकार दे रहे हो, दूसरी चीज जो लोगों की एस्पिरेशन है उसे नकार दे रहे हो, और तीसरी चीज ऊपर से क्या हो रहा है, मतलब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी क्या हो रही है। तो इंस्टेड इन दी अर्ली 1971 द पाकिस्तानी आर्मी का मतलब क्या है कि जो वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीब एंड अनलीज्ड अ रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और क्या होता है कि 71 आते आते ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता, मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया। ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो फेडरेशन की मांग कर रहे थे, बोल रहे थे हमें और ऑटोनॉमी दो, उनकी पिटाई लगाई। ठीक है, तो अत्याचार बढ़ा। अब ये अत्याचार जो बढ़ा ना, तो अब देखो दिखती बात है कि बूंद बूंद से घट भरता है। तो एक समय के बाद में जब क्या हो जाएगा, लोग परस्त हो जाएंगे, सहते सहते जब थक जाएंगे पूरी तरह से, तो फिर क्या करेंगे, वो एक रिवॉल्ट में खड़े होंगे और फिर क्रांति आती है। तो इसी तरह से क्या है कि सहते सहते लोग थक गए थे, उल्टा क्या है कि हम डेमोक्रेटिकली हम पावर में आए, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लग रहा था, उसके बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स नहीं मान रहे थे ना। तब क्या होता है, तब रिस्पांस क्या आता है लोगों का, तो द पीपल स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। और तब लोगों ने बोल दिया कि अब कोई फेडरेशन भी नहीं चाहिए, अब तो लोग क्या लेकर रहेंगे, आजादी। किसकी? बांग्लादेश की आजादी। ठीक है, तो इस तरह से बांग्लादेश आजाद होता है। कहानी समझ में आई बांग्लादेश की आजादी की। यही बांग्लादेश को आजाद हम एक बार और करवा चुके हैं बुक 1 में। तो आशा करता हूं कि अब आप रिवाइज भी कर पा रहे हो और कनेक्ट भी कर पा रहे हो कि किस तरह से बांग्लादेश जो है वो आजाद होता है वेस्ट पाकिस्तान से, या फिर जो पाकिस्तान का पूरा यूनियन था उसमें से एक पार्ट जो था स्प्लिट हो जाता है। अब देखो क्यों मुस्कुरा रहा हूं मैं, बताओ। ठीक है, यहां पे इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर क्या है हमारा, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस या फिर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये बांग्लादेश पाकिस्तान, ये जो इनके बीच में WWF चल रही है, इसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? ठीक है, इसमें इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि पहली चीज तो मैंने आपको वो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन वगैरह उनके बारे में बताया था कि किस तरह से चिकन नेक जो है, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसको कनेक्ट करते हुए एक पतला सा कॉरिडोर है, जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तो दूर दूर है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान चाइना के बीच में बहुत पास में था। तो वह स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन जो हम पढ़ के आए हैं अभी पिछले वीडियोस में, वो तो था ही था। उसी के साथ साथ में जैसे अगर आप देखोगे ना कि पाकिस्तान का कमजोर होना एक तरह से इंडिया के लिए क्या था, बेनिफिशियल था। अब ऐसा नहीं कि हम उन्हें कमजोर करना चाह रहे हैं, इंडिया के लिए बेनिफिशियल ऐसा था कि इंडिया को एक कंटिन्यूस थ्रेट बना रहता था, क्योंकि पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इंडिया को किसी तरह से क्या किया जाए, इंडिया को किसी तरह से पीछे पहुंचाया जाए। तो अगर उस स्थिति में पाकिस्तान स्प्लिट होता है ना, तो स्ट्रेटेजिकली अगर आप जैसे देखोगे तो हमें यह फायदा रहेगा कि एक वीक कंट्री जो रहेगा स्प्लिट के बाद में कमजोर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, ज्यादा दिक्कतें क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट जो ज्यादा जरूरी था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, तो उस अत्याचार से उन लोगों को मुक्ति दिलाने में कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज था इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, कि इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान की, मतलब जो आज बांग्लादेश है, उसकी मदद करी आजादी लेने में। क्लियर? तो बांग्लादेश वॉर जो था उसमें इंडियन एंगल क्या है कि
Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas of India. ठीक है, इस चीज को हम आज तक सफर कर रहे हैं और समझना बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको। एक क्या हो रहा है कि लड़ने दो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, हमको क्यों इंटरवीन करना है? हमें इंटरवीन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें समस्याएं थी, स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट था हमारे लिए वो तो बताया मैंने। उसी के साथ साथ और क्या समस्याएं थी हमें पता है? हमें समस्या ये थी कि बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर खुली हुई है, मतलब जैसे आप देखोगे ऐसे नहीं कि वहां फेंसिंग है पूरी बराबर, बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है। तो जब ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार हुए ना तो लोग भाग भाग के कहां आएंगे? ईस्ट पाकिस्तान से, ठीक है, इंडिया में आएंगे। तो हमारे यहां बहुत ज्यादा क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ, हमारे यहां बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ। तो इंडिया एक्सटेंडेड मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू दी फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। तो हमने सोचा भैया इन्हें आजादी दिलाओ, नहीं तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिया में आके रहने लगेंगे। तो वो हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजिकली हमारे रिसोर्सेज को देखते हुए, ठीक है, हमारी डेमोग्राफी को संभालते हुए हम वो कदम लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। 80 लाख रेफ्यूजीज आए, काफी सारे वापस भी हो गए थे। देखो इसमें क्या होता है, लोग एक ही एंगल दिखाते हैं। काफी सारे रेफ्यूजी 1971 में जो आए थे वो वापस भी हो गए, लेकिन काफी सारे रह भी गए हैं, ठीक है, काफी सारे रह भी गए हैं। फिर क्या होता है, पाकिस्तान एक्यूज इंडिया ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप। अब पाकिस्तान एक्यूज करता है इंडिया को, कौन सा पाकिस्तान? वेस्ट पाकिस्तान, की इंडिया ने जो करवाया वो करवाया। ये जो ब्रेकअप हुआ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक बात बताता हूं मैं आपको सीधी। रॉ का एस्टेब्लिशमेंट आई गेस 1968 के आसपास हुआ था, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस विंग। तो अब रॉ का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ ना, तो रॉ के चीफ ने 2 साल पहले ही बोल दिया था, 71 के पहले, कि ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान स्प्लिट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ वहां पे टाइम एक तरह से कह सकते हैं कि कोई मशीनरी सेट करके आए थे कि हाँ हम स्प्लिट करवा देंगे। बाकी एनालाइज कर लिया था रॉ ने, रिसर्च कर ली थी, इसीलिए तो वो रॉ है कि स्प्लिट करवा दिया जाएगा या फिर हो जाएगा। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अक्यूज इंडिया ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप, ठीक है। दीज रीजनल डेवलपमेंट शेप दी ग्लोबल पॉलिटिक्स। और ये जो रीजनल डेवलपमेंट हो रहे थे ना, रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या हो रहा है कि आप जो इस रीजन में देख रहे हैं, आप देखो ये कोल्ड वॉर पीरियड है, ठीक है, कोल्ड वॉर पीरियड है। इस कोल्ड वॉर पीरियड में आप जैसे देखोगे तो क्या है कि जो अरब कंट्रीज वगैरह है वहां पे भी क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्राइसिस क्या चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इजराइल और अरब कंट्रीज लड़ते रहे थे। यही टाइम पीरियड 71 73 के आसपास भी लड़े थे एक बार, ठीक है। उसके अलावा जैसे देखोगे तो हमारे यहाँ ऑयल क्राइसिस वगैरह। और आप जो पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, क्या पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो कि जो 5 ईयर प्लानिंग वाला सिस्टम था पूरा, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग वाला सिस्टम था, तो उस समय जो वॉर्स हुई थी 65 वगैरह वाली, तब क्राइसिस हमारे डेवलप हुए थे। उसके बाद में 71 की वॉर के बाद में भी क्राइसिस डेवलप होते हैं, किस चीज के? ऑयल क्राइसिस। क्योंकि हम जो मैंने आपको बताया ना कि ये रीजनल डेवलपमेंट जो है, तो ये क्या कर रहे हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी शेप दे रहे हैं कि रीजनल लेवल पे इंस्टेबिलिटी है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे भी ऑयल क्राइसिस बहुत ज्यादा थे। तो बहुत सारे एंगल्स जो रहते हैं क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं यहाँ पे इस तरह से जब सारे डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं। तो अब एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो उस समय जो मेजर पावर्स थे उन्होंने इस चीज को, इस इवेंट को कैसे देखा। तो अब देखो पाकिस्तान के साथ अगर कुछ होगा तो पाकिस्तान जिस ग्रुप का पार्ट रहेगा उसे बुरा लगेगा। पाकिस्तान किस ग्रुप का पार्ट था? तो अगर हम समझे तो पाकिस्तान किसका पार्ट था? वेस्टर्न अलायंस का, यूएसए का साथी था वो, ठीक है, सीटो सेंटो का पार्टनर। तो उस तरह से क्या है कि पाकिस्तान और यूएस का तो दोस्ती था, लेकिन अब चाइना जो है ना, तो चाइना यहाँ पे एक ट्रायो में आ जाएगा। किसके साथ ट्रायो में आ जाएगा? पाकिस्तान, चाइना और यूएसए, ठीक है, इन तीनों का ट्रायो बनेगा। कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे हर एक चीज जो रहती है ना, हर एक चीज बहुत, अगर आप क्या बोलते हैं पेशेंटली अगर समझने की कोशिश करें तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इंडिया और चाइना जो है, ठीक है, इंडिया और चाइना क्या है? इंडिया और चाइना दुश्मन है, ठीक है। अब पाकिस्तान क्या हो गया? पाकिस्तान तो हमेशा पैदा होते से दुश्मन समझ के बैठा है। अब फिर क्या है? यूएस जो है, तो यूएस क्या करेगा? पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि पाकिस्तान उसका अलाय है। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है? देखो इस स्थिति में आइडियोलॉजी जो है वो गई चूल्हे में, ठीक है। इस स्थिति में क्या हो रहा है कि इंसान अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है। तो अब यहां पे आप देखोगे तो पाकिस्तान और चाइना नजदीक आएंगे, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना नजदीक आएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों का दुश्मन कौन है? इंडिया एक तरह से, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है? दोस्त हो जाता है। यार इक्वेशन तो पता है ना, सीधी सी। अब क्या हो रहा है कि यूएसए जो चाइना के साथ कभी लड़ा नहीं है डायरेक्टली, लेकिन उसने ये देखा कि चाइना में पोटेंशियल है। 70s का टाइम पीरियड आया, चाइना जैसे आप धीरे से आप देखोगे तो अपनी इकोनॉमी को भी क्या करेगा? ओपन अप करेगा। इस समय पे रिचर्ड निक्सन जो है, तो रिचर्ड निक्सन ने प्रयास किया है कि संबंध सुधारे जाए जो ईस्टर्न ब्लॉक था उसके साथ। तो रिचर्ड निक्सन इस समय प्रेसिडेंट थे यूएसए के। वो कहां जाते हैं? वो यूएसएसआर में भी लोगों से मिलते हैं, ठीक है, यूएसएसआर के लीडर्स से भी, लियोनिड ब्रेजनेव वगैरह हो गया, ठीक है। वो चाइना के साथ भी संबंध सुधारने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि पाकिस्तान और यूएसए के तो एक ही थाली में बैठ के खाते थे। तो पाकिस्तान से जो
जो मीटिंग होती है, पाकिस्तान से जो कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा था, तो उसी रूट में क्या होता है कि आप जैसे देखेंगे हेनरी किसिंजर का नाम आता है, इनकी बहुत सारी बुक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो हेनरी किसिंजर जो है द एडवाइजर टू द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन मेड अ सीक्रेट विजिट टू चाइना वाया पाकिस्तान इन जुलाई 1971। ठीक है, 1971 जुलाई में कहां पहुंच जाते हैं? चाइना। और बाद में आप देखोगे तो रिचर्ड निक्सन भी चाइना जाते हैं, ये हमने बुक 1 में सब पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल ये जो रीजनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो दे शेप द ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो आप क्या देख रहे हो कि ग्लोबल लेवल पे सब रीअरेंजमेंट हो रहा है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। फाइन, तो द यूएस चाइना रैप्रोचमेंट दैट बिगेन इन द लेट 1960s रिजल्टेड इन द रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज इन एशिया। तो अब एशिया में इंडिया को काउंटर करने के लिए, या फिर आप कह लो इंडिया को डराने के लिए, क्या बन रहा है? एक्सिस बन रहा है। अब इंडिया को समझ में आया कि इंडिया अब आइडियलिस्ट से रियलिस्ट हो गया, कि नॉन अलाइनमेंट जो है धरा रह जाएगा अगर ये सब मिलके एक साथ हमारे ऊपर आ गए तो। ठीक है, तो इसके चलते क्या है कि अब जब मैंने बताया हेनरी किसिंजर जो है तो पाकिस्तान के थ्रू क्या तारों के नीचे से इंडिया मतलब चाइना गए। ठीक है, तो उसके चलते हमने भी सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। तो इन दिस सिचुएशन सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना। तो अब जो चाइना का स्प्लिट हो रहा था ना, 71 की बात कर रहे हैं हम, तो 71 में जो चाइना का स्प्लिट हो रहा था, एक बात बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो इंडिया के अगेंस्ट फोर्सेस उतार दी गई थी यूएस के द्वारा। ठीक, अब इस स्थिति में क्या, इस स्थिति में जैसे देखोगे तो हमारे बचाव में कौन आएगा? हम तो नॉन अलाइन कंट्री है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नॉन अलाइन थोड़ी था, तो यूएस तो आ गया पाकिस्तान के बचाव के लिए। उसको दिख रहा था यूएस को कि पाकिस्तान स्प्लिट होने वाला है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू काउंटर दी यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस, चाइना कुछ करेगा नहीं, चाइना हमारा दुश्मन पहले से था, और चाइना इनके मतलब इनके एक्शन से चाइना खुश होगा। ऐसे ही ना कि जैसे हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो, वैसे चाइना चाहता है इंडिया कमजोर हो। ठीक है, उस समय की पॉलिटिक्स समझा रहा हूं, और बहुत हद तक वो आज भी कंटिन्यूड है। तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में जैसे अगर हम समझे तो इंडिया साइंड ए 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971। तब यहां पे हमारा सच्चा दोस्त कौन बनता है? यूएसएसआर बनता है। ठीक है, तो इंडिया को यह समझ में आ गया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट जो हो रहा था कि चाइना एक साथ हो गया पाकिस्तान के साथ हो गया यूएसए, ये तीनों क्या बन गए? ट्रायो बना लिया इन्होंने। ये तीनों हमारे ऊपर हावी बहुत आसानी से हो सकते थे। ठीक है, ये तीनों हमारे ऊपर हावी बहुत आसानी से हो सकते थे। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है, इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए क्या किया? एक 20 साल की ट्रीटी साइन, 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। किसके साथ? सोवियत यूनियन के साथ। तब हमने अपना दोस्त बनाया सोवियत यूनियन के साथ। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ कुछ चीजें ध्यान आएगी। लियोनिड ब्रेजनेव, बुक 1 में वैसे तो पढ़ा आपने, लियोनिड ब्रेजनेव और इंदिरा गांधी जो है, तो ये क्या है? ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करते हैं यूएसएसआर के साथ में। ये हेनरी किसिंजर है और चाइना के उस समय के प्रीमियर है। ठीक है, तो बैठ के खा रहे हैं कुछ चॉपस्टिक्स है, अब पता नहीं क्या है वो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि रीअलाइनमेंट आपको देखने को मिल रहा है। जो रीजनल डेवलपमेंट, पाकिस्तान का स्प्लिट, बांग्लादेश वॉर जो था, तो उससे किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं। अब दिखती बात है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बदलेगी। हमने यूएसएसआर के साथ में फ्रेंडशिप और पीस ट्रीटी साइन करी 1971 में, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होगी और लिबरल हो जाएगी यूएसएसआर के साथ में। कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी जो है इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, दिस ट्रीटी अश्योर्ड इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक। और सोवियत सपोर्ट मतलब हमें एक अश्योरिटी मिल गई क्या, कि अगर इंडिया के ऊपर किसी ने हमला किया तो यूएसएसआर ने कहा मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारा, ठीक है, मैं खड़ा हूं। तो उस तरह से क्या है कि पूरा रीअलाइनमेंट जो है वो यहां पे देखने को मिला हमें। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट से क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप, मैंने आपको बताया ना कि यूएसए ने भी क्या कर दिया था, बे ऑफ बंगाल में अपने वेपन्स मतलब अपने क्या कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह उतार दिए थे। वैसे ही क्या होता है, यूएसएसआर भी हमारी मदद के लिए आ रहा था। आवाज लगा दी दूर से, मैं आ रहा हूं इंडिया, चिंता मत करना। तो वो जो कह सकते हैं कि एस्केलेट हो सकता था बड़े इवेंट्स में, लेकिन वो एस्केलेट नहीं हुआ। उल्टा जो चीजें खत्म होती है वो ऐसे होती है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है बहुत सारे सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो इन दिसंबर 1971 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रोक आउट होती है। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रोक आउट होती है तो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक्ड पंजाब एंड राजस्थान व्हाइल द आर्मी मूव्ड ऑन द जम्मू कश्मीर फ्रंट। ठीक है, तो पंजाब राजस्थान वाले बॉर्डरिंग एरियाज पे क्या उन्होंने पाकिस्तान को, देखो 2 फ्रंट मिल रहे थे, समझना चीजों को, हाँ, कि ये इंडिया है तो हम बांग्लादेश की आजादी के लिए साथ दे रहे हैं, मतलब ईस्ट पाकिस्तान का, और ये वेस्ट फ्रंट पे जो पाकिस्तान था, तो यहां से इसने क्या राजस्थान हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, यहां पे एयर अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए थे। इंडियन ग्राउंड फोर्सेस जम्मू कश्मीर से मूव कर गई है। ठीक है, तो यहां पे क्या एक तरह से बैलेंस आउट कर दिया चीजों को। अब अगर हम यहां की बात करें, ईस्ट पाकिस्तान में कैसी लड़ाई लड़ी गई, तो इंडियन फोर्सेस ने ढाका जो उनका कैपिटल है, ठीक है, आज बांग्लादेश का कैपिटल है, उसको चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, इंडियन फोर्सेस ने क्या किया, इंडिया रिटेलिएटेड विद एन अटैक इन्वॉल्विंग द एयरफोर्स, नेवी एंड द आर्मी ऑन बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। हमने चारों तरफ से क्या ऐसा धमाकेदार अटैक किया
कि पाकिस्तान सोचता रहेगा कि किधर संभालूं, किधर मारूं, किधर पीटूं, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान कंफ्यूज, और उसके साथ साथ में क्या होगा कि जब हमने ईस्ट पाकिस्तान में सपोर्ट एक्सटेंड किया, अब तो लड़ाई हो ही गई ना, अब क्या ईस्ट क्या वेस्ट, जब लड़ाई हो ही गई तो इंडियन फोर्सेस जब ईस्ट पाकिस्तान में घुसती है तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने वेलकम किया किस चीज को, इंडियन फोर्सेस को, क्योंकि इन्हें पता था इंडियन फोर्सेस हमें कब्जा करने नहीं आई है। आम जनता को तो पता था ना कि इंडियन फोर्सेस वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेज जो उन्हें पिटाई लगाएगी, हमें आजाद करवाएगी, मिठाई बांटेंगे। तो वही चीज यहां पे हुई कि वेलकम एंड सपोर्टेड बाय द लोकल पॉपुलेशन द इंडियन आर्मी मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में रैपिड प्रोग्रेस करते हुए ढाका जो है, ठीक है, आज जो बांग्लादेश का कैपिटल है, उसको चारों तरफ से घेर लिया। और फिर आप जैसे देखोगे तो ये फोटो बहुत वायरल होता है, तो पाकिस्तानी चीफ जो है वो क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं कि हाँ भैया हम हार मान रहे हैं, ठीक है। ढाका के लोग जो है खुश हो गए इंडियन आर्मी के आने से, क्लियर, मुजीबुर रहमान की फोटो लेके जैसे नाच रहे हैं ये लोग। फिर क्या है, विद इन 10 days द इंडियन आर्मी हैड सराउंडेड ढाका फ्रॉम 3 sides एंड द पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट 90,000 हैड टू सरेंडर। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर है, सबसे बड़े सरेंडर उसमें एक है, ठीक है, कि 90,000 की सेना थी, 90,000 की सेना में तो युद्ध जीते जाते हैं, और इन्होंने क्या किया, ठीक है, मूर्खों ने, पाकिस्तानी फोर्सेज ने 90,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उन्हें दिख रहा था हम चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। तो वो कुछ मूवीज में अनाउंसमेंट कर देना, भागने की कोशिश मत करना, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो वो वाली स्थिति यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। 90,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और हमने फिर क्या किया, हमने बहुत सारे लोगों को रिहा किया। दरिया दिली देखो इंडिया की, ठीक, क्या होता है, तो विद बांग्लादेश एज ए फ्री कंट्री हमने बोल दिया ठीक है आज से बांग्लादेश आजाद, तो जैसे नेगोशिएट करवा देना, आराम से रहे तो चिंता मत करें, ठीक है। तो वेस्ट पाकिस्तान वेस्ट में रहेगा, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया। तो विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर लेटर दी साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट। और फिर क्या है कि अब जो बचा कुछ हिसाब किताब था कि कहां क्या चीजों को सेटल करना है, तो शिमला एग्रीमेंट होता है, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट होता है। तो आपने सुना भी होगा, शिमला एग्रीमेंट में हमने बहुत कुछ एहसान कर दिया था वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। हमने कह सकते हैं हम चाहते तो उस समय पे कश्मीर मुद्दे को पूरी तरह से सुलझा सकते थे, हमें बोला ठीक है यार अब हारे हुए इनको और क्या मारे, ठीक है। तो उस तरह से क्या कि शिमला एग्रीमेंट में बहुत कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जब इंडिया कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग पोजीशन में था 71 में, तो हम जैसा चाहते वैसा कर सकते, फिर भी हमने क्या किया, ठीक है छोड़ो, जी ले अपनी जिंदगी पाकिस्तान, उस तरह से, फाइन। लेटर दी साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972 फॉर्मलाइज द रिटर्न ऑफ पीस। तो अब क्या होता है कि अल्टीमेटली देखो पछाड़ तो दिया था हमने 71 में, ठीक। 16 दिसंबर जैसे आप देखते हो तो 16 दिसंबर के दिन विजय दिवस बनाया जाता है, मतलब इतने सारे सोल्जर्स ने क्या किया, सरेंडर किया इंडियन आर्मी के आगे, तो एक दैट वाज अ डे ऑफ प्राइड फॉर अस, ठीक है। और प्राइड ऐसे नहीं कि हमने किसी को झुकाया, हमने किसी को आजादी दिलवाई है, उस चीज का प्राइड होना चाहिए, ठीक है। तो बांग्लादेश को क्या है, अत्याचारों से आजादी मिली, अ डिसाइसिव विक्ट्री इन वॉर, वी अचीव्ड अ डिसाइसिव विक्ट्री इन वॉर। अब क्या है, नेशनल जुबिलेशन, ग्लोरी, पावर ऑफ मिलिट्री एसोसिएटेड विद इट। तो अब एक तरह से क्या है कि अब जब आप वॉर जीतते हो ना, देखो इंडिया एक क्रिकेट मैच भी अगर जीतता है तो किस तरह से मतलब एक पूरा माहौल जो है देश में कैसा बदल जाता है। यहां तो आप वॉर जीत के आए हो, और वॉर भी आप किससे जीत के आए हो, पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान से जीती भी ऐसी कि बहुत डिसाइसिव वॉर है, ठीक है। तो वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट सरेंडर्स हैं उनमें से एक है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट, क्या होता है कि एक एडेड एडवांटेज मिलता है। इस चीज को आपने देखा भी होगा कि अगर जिस गवर्नमेंट के टाइम में अगर हम कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, मिलिट्री एक्शन लेते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली पावर जो है ना अट्रैक्ट करता है लोगों को बहुत ज्यादा। पावर अट्रैक्ट कैसे करता है लोगों को बहुत ज्यादा, कि यहां पे आप देखोगे कि जब आपने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक देश के सोल्जर्स को सरेंडर करवाया ना, तो उससे जो गवर्नमेंट होगी, जो लीडर होंगे, जो मिलिट्री लीडर्स होंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, सबको एडवांटेज मिलेगा। सबको एडवांटेज कैसे मिलेगा, तो पॉलिटिकल गेन्स टू द रूलिंग पार्टी, पॉलिटिकल गेन्स टू द रूलिंग पार्टी। खैर यहां पे आप जैसे एक चीज समझोगे तो चुनाव तो पहले ही हो गए थे, दिसंबर के पहले ही हो गए थे 71 में, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली वो जो स्थिति पूरी बनी हुई थी उसमें जो इंडियन गवर्नमेंट के बोल्ड स्टैंड्स थे, उसके चलते क्या है, पॉलिटिकल पार्टी जो थी, कांग्रेस आर जो थी, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, उसे क्या मिला है, उसे जिससे अगर आप देखोगे तो बहुत मेजोरिटी मिलती है। इनफैक्ट एक चीज मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं हम, क्योंकि आगे आने वाला जो चैप्टर है ना उसमें फिर टाइमलाइन पढ़ोगे। तो शुरुआती दौर जो रहा, जैसे 1952 से 67 तक का जो टाइम पीरियड रहा, तो एक छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का। अब ये कौन सी कांग्रेस है, वो दो बैलों वाली कांग्रेस, मतलब नेहरू वाली कांग्रेस है। लेकिन 67 के बाद से आप देखोगे तो क्या है, कांग्रेस टूटती चली जाती है, रीजनल लीडर्स बाहर निकलते चले जाते हैं, मोरारजी देसाई बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, लीडर्स जो है वो क्या है, बाहर निकलते जाएंगे 67 के बाद से, जिससे अगर आप देखोगे, ठीक है, 67 के बाद से बाहर निकलते चले जाएंगे। और अगला चुनाव जो होगा वो कब होगा, 71 में होगा। अब बोलोगे सर 4 साल में ही, तो जी हाँ, अगर आज अगर कह लो कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, तो आज फिर से फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 71 में जो इलेक्शन होते हैं ना, इस 71 में इलेक्शन
में क्या होता, कांग्रेस एक तरह से जो 61 में थोड़ी लड़खड़ाई थी ना, वो वापस से प्रचंड बहुमत के साथ आती है, ठीक है। और उन सारे फैक्टर्स में कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम कर रहा होता है। तो इस तरह से ये जो डिसाइसिव विक्ट्री थी वॉर में, उससे बहुत सारे अलग अलग एंगल पे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को विक्ट्री मिली, मतलब एडवांटेजेस मिले इस विक्ट्री से। क्लियर हुआ? तो ये पूरी कहानी थी। अब आगे देखते हैं, अगर कंक्लूड करें हम, तो इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैड इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग। अब इस चीज को कहां से जोड़ो? चैप्टर 3 से जोड़ो, जो आपने इसी बुक में पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर से जोड़ो। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और उस बीच में फॉरेन पॉलिसी जो है, तो फॉरेन पॉलिसी हमारे प्लानिंग और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी। तो कन्फ्लिक्ट्स विद नेबर्स डिरेल्ड द 5 ईयर प्लान्स। अब आप देखेंगे तो यहां पे जितना भी हो रहा है, जैसे 65 का वॉर हुआ, ये सारा सब कुछ हुआ, तो जो हमारे नेबर्स के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट्स रहे ना, तो उससे क्या होता है, उससे जैसे आप देखोगे तो हमारा जो प्लान था वो कहीं ना कहीं एक तरह से, अब हमने कभी प्लानिंग में ये भी करेंगे कि यार उस साल अपने को लड़ाई करना है, तो प्लानिंग में अपन क्या करते हैं, इस साल डैम में पैसा ना लगा के लड़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। हमें नहीं पता रहता कि हमारी कब लड़ाई होने वाली, वॉर्स होने वाले। इनफैक्ट 62 के वॉर को प्रिडिक्ट करना तो एक तरह से क्या था, पॉलिटिकली मतलब कह सकते हैं कि दैट वाज मिस कैलकुलेशन। हम कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। मिस कैलकुलेशन क्या कहना रहेगा, ठीक है। वी वर नेवर अवेयर अबाउट दैट कि 62 में वॉर भी हो सकता है। तो प्लानिंग ही नहीं थी कुछ, ठीक है, प्लानिंग ही नहीं कुछ थी। रियलिस्ट थे हम तो, पंचशील, हिंदी चीनी भाई भाई में लगे हुए थे, ठीक है। 65 को फिर भी फोरकास्ट कर लिया था, तो प्लानिंग थी। लेकिन ये जो लड़ाइयां लड़ी जा रही थी ना, तो ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई लड़ने से आपको कोई चेक दे देगा कि लो 10 लाख रुपए का चेक ले लो, आपने बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी। नहीं, पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट्स विद नेबर्स डिरेल्ड द 5 ईयर प्लान्स। तो जो 5 ईयर प्लान का सिस्टम 51 से 66 तक चला, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बढ़िया, ताली बजना चाहिए उसके लिए। दूसरा 5 ईयर प्लान जो था 66 से, जैसे अगर आप देखोगे तो 56 से 61 तक का था। देखो नंबरों पर मत जाना, हाँ, नंबर कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा इधर उधर बह जाते हैं, समझो उस चीज को। तो 51 से 56, फिर 56 से जैसे अगर आप देखोगे तो 61, दूसरा 5 ईयर प्लान भी अच्छा चला। तीसरा 5 ईयर प्लान 61 से कब तक, 66 तक। तीसरा 5 ईयर प्लान जो है लड़खड़ाना चालू कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद जैसे अगर आप देखोगे तो अब क्या है, रिसोर्सेज की कमी आ गई, क्योंकि ये 61 से 66 के बीच में क्या दो लड़ाइयां लड़ी आपने, फेमाइन थी, सारा सब कुछ था। तो द स्कैर्स रिसोर्सेज वर डाइवर्टेड टू द डिफेंस सेक्टर, स्पेशली आफ्टर 1962 एज इंडिया हैड टू एम्बार्क ऑन द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव, ठीक है। तो 62 में हार के बाद में, चाइना से हार के बाद में समझ में आया इंडियन गवर्नमेंट को कि भैया कुछ करना पड़ेगा। किस चीज का, क्योंकि चाइना से हार क्या एक तरह का मैंने बताया ना कि इट डेंटेड द इंडियन इमेज में बहुत बड़ा डेंट आ गया। जहां हम थर्ड वर्ल्ड के लीडर बन रहे थे, छोटे मोटे जो आज आसपास के देश थे, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, वो ऐसा मानते थे कि हाँ इंडिया का लोहा है। लेकिन क्या है, तो वो लोहा हमारा कम हो गया था कब, 62 की हार के बाद में। लेकिन अब हमें हमारी खोई हुई ग्लोरी को वापस भी तो लाना था। तो 65 का वॉर, हमें पता नहीं था कि 65 में वॉर होगा, लेकिन हमने प्रिपेयर कर लिया था, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे फोकस कर रहे थे। तो आप जैसे देखोगे तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज बनाया गया 62, 65 में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर क्या होता है, द थर्ड प्लान, जो थर्ड प्लान था 61 से 66 वाज अफेक्टेड एंड इट वाज फॉलोड बाय 3 एनुअल प्लान्स एंड द फोर्थ प्लान could be initiated only in 69। अब क्या हो रहा है, अब जैसे अगर आप देखोगे ना तो 67 में हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आना चाहिए था, पैसे ही खत्म हो गए थे, ठीक है। तो अब पैसे ही खत्म हो गए थे तो क्या है कि मैंने आपको बताया भी था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में कि 3 फिर हमने एनुअल प्लान लाए, मतलब कि आप साल भर का राशन नहीं ला सकते, पैसे खत्म हो गए तो आप क्या करते हो, चलो इस महीने का राशन तो लाएं कम से कम। तो उस तरह से फिर क्या हमने 67 में एक एनुअल प्लान लाया, इसको प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है, इस चीज को हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो 67, 68, ठीक है, तो 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये 3 साल तो हमारे 3 एनुअल प्लान आए और फिर 5 ईयर प्लान 69 में बनता है। तो पैसों की कमी थी, तंगी थी। फिर क्या होता है अगली चीज, इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज इनॉर्मसली आफ्टर दी वॉर्स। और लड़ाइयां जो हुई ना, तो लड़ाइयों के बाद में क्या समझ में आया कि उन्हें बोला कि लड़ाइयां आप ऐसे नहीं हौसले के हिसाब से लड़ लोगे या फिर लड़ाइयां सिर्फ गीतों के बल पे लड़ लोगे, वो एक पार्ट होते हैं कि आप लोगों को बूस्टअप कर दे रहे हो, ठीक है। क्या है, मृत्यु को मारने जा रहा हूं, तो उससे आर्मी बूस्टअप होगी, लेकिन अल्टीमेटली आर्मी को लड़ने के लिए पैसे भी चाहिए रहेंगे, ठीक है। पैसे इन द सेंस कि वो रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, वेपन्स चाहिए रहेंगे। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है इन वॉर्स के बाद में बढ़ा। और कैसे बढ़ा, तो देखो यहाँ पे 59-60 तक हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर का ग्राफ देखो, फिगर में नहीं जाना आपको, डेटा आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आप देखोगे तो 60 के बाद में जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है ये, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर फिर बढ़ता ही रहा है। तो इस तरह से हमारी जो जीडीपी का शेयर है उसमें हमने डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट 62 के वॉर के बाद में 3.5% से ऊपर हम क्या कर रहे थे, खर्च कर रहे थे अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में, नए नए डिपार्टमेंट्स वगैरह स्टैब्लिश किए, वो सारी कहानी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो एक और
कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स विद नेबर्स जो थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया। ठीक, तो उसमें हमने क्या देखा कि हाँ, चाइना के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो चीज समझ में आई है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स थे, तो पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट 65, 71, एक और कन्फ्लिक्ट है, वो कौन सा है? कारगिल कन्फ्रंटेशन। तो फास्ट फॉरवर्ड बॉक्स में जो छोटी सी डिटेल दी है उसे छोटे से वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो कारगिल कन्फ्रंटेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर जो एक एंगल रहा है फॉरेन पॉलिसी का, किसके साथ एक एंगल रहा है कि हाँ, हमारे जो कन्फ्लिक्ट्स रहे नेबर्स के साथ, उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी इंफ्लुएंस हुई है, वो हम वहां पे सीख लेंगे। ठीक है, अब क्या है इंपॉर्टेंट चीज सुनो, मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है, इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। क्या करना होगा? गूगल पर magnetbrains.com सिंपल सर्च करना है। ठीक है, वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, क्लास सेलेक्ट करेंगे, घर बैठे आपको फिर क्या मिलेगा? तो उस क्लास में जितने सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, तो चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक। वेबसाइट पर जाने का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अरेंज है सारा सब कुछ। ठीक है, तो यहां से आपको क्या है कि दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको यूट्यूब पे ढूंढने में दिक्कत जाती है, तो सर्च करने में दिक्कत जाती है, तो इस तरह से फिर आपको जो वीडियो देखना है, जो टॉपिक देखना है, उस पर क्लिक करो, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अपने जूनियर्स को जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारा सब कुछ इसी तरह से अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो है कारगिल कन्फ्रंटेशन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।